हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। यानी कि जो आज की क्लास है वो आपके जितने भी पहले क्लास हो चुकी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके इस एग्जाम में भी पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहने वाली है। यानी कि इनमें से क्वेश्चन बहुत से आपके रिपीट होने वाले हैं। इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है छोटे क्वेश्चन का, जिनमें हमें 2 से 3 लाइन में आंसर लिखना होता है। और ये सामान्यतः 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें लगभग 12 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है हॉट बेड्स। हॉट बेड क्या होते हैं कि नर्सरी क्यारी जो होती है, यानी कि हॉट बेड ऐसी नर्सरी क्यारी होती है जिसमें गोबर की खाद, अन्य कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से जो ऊष्मा बनती है उसका उपयोग पौध तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो जितने भी जो गोबर की खाद होती है या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जो अपघटन कराकर जो ऊष्मा बनती है उसका उपयोग यदि हम पौध तैयार करने के लिए किया जाता है या करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम हॉट बेड्स कहते हैं। ये ठंडे मौसम में बीज अंकुरण और पौध वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है IISR। इसका फुल फॉर्म क्या आती है वो आपसे पूछी जा सकती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। यानी कि ये जो औषधीय सॉरी जो मसाले युक्त जो पौधे होते हैं, मसाली फसलें होती हैं, उनसे रिलेटेड होती है, जो मसाला फसलों में पर अनुसंधान करता है, और ये एक आईसीआर का प्रमुख संस्थान होता है। नेक्स्ट आपके आता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है कि जो नर्सरी में जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनको उखाड़कर जो मेन खेत जो होता है जहाँ पे फसल की जाती है, खेती की जाती है, वहां पर उसको लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। और ये सामान्यतः किसमें देखी जाती है? सब्जियों वाली जो फसलें होती है उनमें ये सामान्यतः ये प्रक्रिया होती है जो की जाती है। नेक्स्ट आपके आता है क्विल। क्विल क्या होता है कि दालचीनी जो होती है, यानी कि एक मसाला वाली फसल होती है, जिसकी छाल को छीलकर सुखाकर तथा बेलनाकार रूप में तैयार करना, ये क्या कहलाता है? क्विल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यूरिंग का क्वेश्चन आपके क्रॉप प्रोडक्शन में भी पूछा जा सकता है और इस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यूरिंग क्या होता है कि कटाई के बाद जो फसल होती है उसको सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। क्योंकि सुखाने के बाद उसकी गुणवत्ता, उसका रंग, स्वाद, इन सब में क्या है कि सुधार किया जाता है। जैसे कि तंबाकू में ये क्रिया जो होती है मुख्यतः की जाती है। कटाई के बाद उपज की गुणवत्ता, रंग, स्वाद तथा भंडारण क्षमता सुधारने के लिए प्रक्रिया जो की जाती है उसे हम कहते हैं क्यूरिंग। नेक्स्ट आपके आता है सियोफाइट्स। सियोफाइट्स क्या होता है कि वे पौधे जो छायादार अथवा कम प्रकाश वाली परिस्थितियों में अच्छी वृद्धि करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सियोफाइट्स कहते हैं। यानी कि वे पौधे जो जिनको प्रकाश की आवश्यकता कम होती है और वो ज्यादातर छाया पसंद करते हैं। फिर आता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या होता है कि जो फसल जो होती है, फसल के पौधे के तने के आधार के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अर्थिंग अप कहते हैं। ये सामान्यतः इसलिए की जाती है कि पौधा गिरे नहीं हवा के में। और कुछ में क्या होता है, जैसे मूंगफली की बात करें तो उसमें तने जो अर्थिंग अप इसलिए की जाती है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा मूंगफलियां बने। इसमें पौधे को सहारा दिया जाता है तथा कंदों या जड़ों को विकास बेहतर बनता है। यानी कि जो मिट्टी होती है वो इसलिए भी चढ़ाई जाती है कि फसल गिरे ना, और इसलिए भी चढ़ाई जाती है कि उसका जो जड़ें होती है, जो कंद होते हैं, उनका विकास जो हो वो भी अच्छा हो। फिर आता है मृदा सोलराइजेशन। ये क्या होता है कि नम मिट्टी को पारदर्शी पॉलीथीन से ढककर सूर्य की ऊष्मा द्वारा रोग जनको, कीटों, खरपतवारों का नियंत्रण करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा सोलराइजेशन हम इसको कहते हैं। यानी कि जो नमी जो आर्द्र मिट्टी जो होती है उसके ऊपर जो पारदर्शी जो पॉलिथीन होती है उससे उसको ढक दिया जाता है। और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसमें क्या ऊष्मा बनती है, यानी कि वहां पे वो जो मृदा होती है वो गर्म होती है। इससे क्या होता है कि वहां पे भले कीट हो, खरपतवार हो या रोगजनक हो, वो सब क्या है कि नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से इनमें खरपतवार नियंत्रण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, कीट नियंत्रण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके आता है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है कि कुछ भाग, यानी कि पौधे के ऐसे कुछ भाग होते हैं जिनको प्रकाश, जो सूर्य का जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश होता है उससे बचाया जाता है, क्योंकि उसका जो रंग होता है वो हल्का हो जाता है
उस स्वाद को कोमल बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ब्लांचिंग की जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश से ढका जाता है, सॉरी उसको प्रकाश से बचाने के लिए उसको ढका जाता है। नेक्स्ट आपके आता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होता है कि फसल विशेष गन्ने में सूखी तथा अनुपयोगी पत्तियों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रेसिंग कहलाती है। ब्लीच्ड अदरक क्या होती है कि जो सूखा जो अदरक होता है, यानी कि अदरक को सुखाकर जिसे चूने तथा अन्य स्वीकृत पदार्थों से उपचारित करके उसको सफेद रंग का बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीच्ड अदरक कहते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कोल वाल्ट। कोलवर्ट क्या होता है कि गोभी वर्ग की फसलें जैसे कि पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, गांठ गोभी होगी की रुपाई योग्य जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलवाट कहते हैं। यानी कि जितने भी जो गोभी वर्ग के जो फसलें होती है जब वो प्लांटिंग के लिए या जो रोपण के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलवाट हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे जो 2 से 3 लाइन में इनका आंसर देना होता है। और ये सामान्यतः 12 क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 10 करने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आया आपके क्वेश्चन की मोरिंगा एवं कड़ी पत्ता जो होता है इसका महत्व आपको बताना है और इसके जो उपयोग होते हैं वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोरिंगा की। तो मोरिंगा को हम सहजन भी कहते हैं। ये एक अत्यंत पौष्टिक वृक्ष वृक्ष होता है, यानी कि पेड़ होता है, जिसकी फलियां, पत्तियां और फूल जो होते हैं वो भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। यानी कि जो सहजन होता है, जो मोरिंगा होता है, इसकी जो फलियां होती है वो भी काम में ली जाती है भोजन के रूप में। इसकी जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है वो भी काम में ली जाती है, और फ्लावर जो होते हैं वो भी यूज्ड एज फूड, यानी कि खाने के यूज किए जाते हैं, खाने में या भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसकी पत्तियां में जो पत्तियां होती है, जो लीफ होते हैं, उनमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम और आयरन जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सहजन की पत्ती फलियां का उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है, यानी कि इसकी जो फलियां होती है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, वेजिटेबल के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर आता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भारतीय व्यंजन जो होते हैं, यानी कि भारतीय जो भोजन होते हैं या जो भी खाने वाली जो चीजें होती हैं उनमें स्वाद को बढ़ाने के लिए, उनमें सुगंध को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कड़ी पत्ते का उपयोग किया जाता है। कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसमें जो कैल्शियम वगैरह जो होते हैं, आयरन वगैरह जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में किसमें पाए जाते हैं, कड़ी पत्ता में पाए जाते हैं। दोनों पौधे जो होते हैं, यानी कि मोरिंगा और जो कड़ी पत्ता, इनकी बात हो रही है कि दोनों ही पौधे औषधीय महत्व रखते हैं और दोनों में ही पोषण सुरक्षा में योगदान देते हैं, यानी कि दोनों में काफी जैसे खनिज लवण होते हैं जो पाए जाते हैं। और दोनों में ही क्या है कि जो औषधीय महत्व रखने वाली दोनों फसलें कौन कौन सी, मोरिंगा और कड़ी पत्ता। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है दाना मेथी और कसूरी मेथी में अंतर आपको बताना है। तो दाना मेथी क्या होती है कि मुख्यतः बीज उत्पादन के लिए उगाई जाती है, जबकि जो कसूरी जो मेथी होती है वो सुगंधित पत्तियों के लिए उगाई जाती है। यानी कि आपने दो तरह की मेथी होती है, एक तो होती है दाना मेथी, एक होती है कसूरी मेथी। दाना मेथी का उपयोग सामान्यतः उसका जो खेती करते हैं वो हम बीज उत्पादन के लिए करते हैं, जबकि जो कसूरी मेथी जो होती है उसका जो हम यूज करते हैं जो ओरोमेंटिक जो लीव होती है, यानी कि सुगंधित जो पत्तियां होती है उसके लिए हम इसकी खेती करते हैं। ग्रेन मेथी जो होती है, यानी कि दाना मेथी जो होती है, इसके पौधे अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं, जबकि जो कसूरी मेथी होती है इसके पौधे छोटे होते हैं और अधिक शाखा युक्त होते हैं। दाना मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जबकि कसूरी मेथी की जो सूखी पत्तियां होती है वो खाद्य पदार्थों में सुगंध हेतु उपयोग किए जाती है, या इसमें उपयोग किया जाता है। किसका, कसूरी मेथी का उपयोग कैसे की जाती है, जैसे कि कोई भी हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सुगंध बढ़ाने के लिए हम कसूरी मेथी का उपयोग करते हैं, जबकि जो दाना मेथी होती है उसका हम उपयोग करते हैं मसाले के रूप में। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि कसूरी मेथी और दाना मेथी में अंतर, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है किचन गार्डनिंग और इसका महत्व, यानी कि किचन गार्डनिंग क्या होती है कि जो घर के आसपास जो खाली जमीन होती है जो या खाली जो जगह होती है उसमें सब्जियां या फलों की खेती करना ही क्या कहलाता है, किचन गार्डनिंग कहलाता है। इससे क्या होता है कि एक तो परिवार को ताजी सब्जियां मिल जाती है, पौष्टिक सब्जियां मिल जाती है, जगह का भी सही उपयोग हो जाता है, बाजार पर निर्भरता जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जैसे कि उसमें थोड़े बहुत ऐसे फल फ्रूट उगा लिए या कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां हम उसमें उगा लेते हैं किचन गार्डनिंग में, तो इससे क्या होता है कि बाजार पर जो निर्भरता होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, घरेलू खर्च कम हो जाते हैं, परिवार को संतुलित आहार मिल जाता है और खाली जमीन जो होती है, खाली भूमि का भी सदुपयोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, सूप की खेती के लिए नर्सरी तैयार करना है तो आपको कैसे करना है
कि सूंफ की खेती के लिए पहली नर्सरी तैयार की जाती है, तो उत्तम बीजों को अच्छी तरह तैयार क्यारियों में बोया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो नर्सरी के लिए जो क्यारी होती है, उसको तैयार किया जाता है, उसमें अच्छी तरह से उसको खरपतवार मुक्त बनाया जाता है, उसमें अच्छी तरह से उसको समतल किया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि अच्छी वैरायटी यानी कि अच्छे बीजों का उत्तम बीज जो होते हैं, क्वालिटी सीड जो होते हैं, उनका उपयोग करके उनको क्यारियों में बोया जाता है। उसके बाद नियमित सिंचाई की जाती है, खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण वगैरह जो होते हैं वो किए जाते हैं और लगभग 35 से 45 दिन बाद क्या करते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्लांटिंग के लिए यानी कि ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई के लिए वो योग्य हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। स्वस्थ पौधे का चयन कर मुख्य खेत में रोपाई की जाती है। यानी कि सबसे पहले तो आपको जो क्यारी होती है, जो नर्सरी होती है, उसको तैयार करना होता है। फिर आपको उत्तम बीजों का उपयोग करके उस क्यारी में उनको बोया जाता है। फिर उसमें भी रोग हो गए, कीट हो गए, खरपतवार, सिंचाई वगैरह इसका प्रबंधन करना है। फिर जब 45 से या 45 दिन की जब वो फसल हो जाती है, तब उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए जब वो तैयार हो जाती है, तब उसको वापस मेन जगह जो होती है, मेन खेत में उसको रोपण करना है, ट्रांसप्लांटिंग करना है और जो इस तरह से इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। इस विधि में से अच्छी स्थापना और अधिक उपज जो होती है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट टमाटर में अंतर आपको बताना है कि जो डिटर्मिनेट जो टमाटर होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है यानी कि उनकी जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है, जबकि जो इडिटर्मिनेट जो टमाटर होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है या जो उनकी जो वृद्धि होती है वो निश्चित नहीं होती है। इनमें फल एक साथ पकते हैं यानी कि जो डिटर्मिनेट जो टमाटर होते हैं उसमें फल एक साथ पकते हैं, जबकि इडिटर्मिनेट जो टमाटर होते हैं उसमें फल एक साथ नहीं पकते हैं। नेक्स्ट है कि जो डिटर्मिनेट होता है उसमें फल लंबे समय तक लगते हैं और जो डिटर्मिनेट किस्में प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग हेतु उपयुक्त रहती है, जबकि इडिटर्मिनेट जो होती है वो ताजा टमाटर देने के लिए यानी कि ताजा बाजार हेतु अधिक उपयुक्त रहती है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेट और इडिटर्मिनेट जो टमाटर होते हैं, दोनों में अंतर आपको बताना है कि डिटर्मिनेट टमाटर का यूज क्या होता है, ये कैसा होता है, इसमें टमाटर कैसे लगते हैं यानी कि एक साथ पकते हैं या नहीं पकते हैं, जबकि जो इनडिटरमिनेट होता है उसकी हाइट कैसी होती है, उसका उपयोग क्या रहता है, ये सब आपको इसमें बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है हल्दी की महत्वपूर्ण प्रजातियां एवं किस्में आपको इसमें बतानी है। तो हल्दी की एक प्रमुख प्रजाति है जिसका नाम है कुरुकुमा लोंगा, इसका प्रमुख नाम होता है और भारत में ये सबसे अधिक उगाई जाती है। इसकी कुछ वेराइटियां होती है किसकी, ये जो आपके इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं हल्दी की। तो इसमें जो वेराइटी आती है सुगुना हो गई, सुदर्शन हो गया, रोमा, कृष्णा, प्रगति, ये सब किसकी वेराइटी है, हल्दी की ये वेराइटियां होती है। इन किस्मों में उच्च उपज और अधिक करक्यूमिन जो होता है यानी कि जो हल्दी में एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है करक्यूमिन, जो इसमें इन वेराइटियों में अधिक पाया जाता है। कुछ किस्में रोग प्रतिरोधी भी होती है और हल्दी का जो उपयोग होता है वो मसाले के रूप में, रंग के रूप में और औषधि के रूप में भी किया जाता है। यानी कि जो हल्दी होती है उसका औषधीय महत्व भी बहुत अच्छा होता है, इसमें रंग भी होता है और ये जो मसाले होते हैं मसाले के रूप में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन की सब्जियों को सुरक्षात्मक खाद्य क्यों कहा जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है यानी कि समझाना है। जिसमें सबसे पहले आता है कि सब्जियां जो होती है वो मानव आहार का महत्वपूर्ण भाग होती है। इनमें विभिन्न प्रकार के विटामिन हो गए, खनिज हो गए, खनिज लवण जो होते हैं, रेशा हो गए यानी कि जो फाइबर वगैरह जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि शरीर की वृद्धि और विकास जो होता है वो भी अच्छा होता है और ये विभिन्न पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। यानी कि इनमें जब खनिज लवण हो गए, विटामिन हो गए, फाइबर वगैरह हो गया और भी कई ऐसे जो तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनको ये रोकते हैं। हरी पत्तियां पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनमें विटामिन ए, बी, सी तीनों विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाती है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो स्वस्थ स्वास्थ्य जो होता है उसकी भी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट हेल्थ यानी कि हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। सब्जियां पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखती है, इनमें उपस्थित रेशा कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है। सब्जियां शरीर को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो भी प्रदान करती है, इन्हें मैक्रो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं टू दी बॉडी यानी कि इसको जो बॉडी होती है जो शरीर होता है उसको आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रदान करती है। इनके नियमित सेवन से स्वास्थ्य जो होता है वो जीवन स्वस्थ जीवन जो होता है वो बनाए रखा जाता है और इन्हीं कारणों से सब्जियों को सुरक्षात्मक खाद्य कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, इलायची में छाया नियमन पर टिप्पणी करनी है, यानी कि इसके बारे में, जो इलायची में जो छाया नियमन होता है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें क्या होता है कि जो इलायची होती है वो एक छायादार, यानी कि छाया में उसका उत्पादन अच्छा होता है, छायादार वाली फसल होती है, छाया प्रिय मसाला फसल है। और इसके अच्छे विकास के लिए ऊंची छाया आवश्यक होती है। जितनी अधिक छाया होगी उसमें पुष्पन भी अच्छा होगा और उपज भी उसकी कम हो जाती है, यानी कि यदि अधिक छाया होने पर, अधिक छाया यदि होगी तो उसमें पुष्पन और उपज जो होती है वो अधिक कम हो जाती है। कम छाया होने पर पौधे सूर्य को तेज किरणों से प्रभावित करते हैं, यानी कि उसमें ना तो ज्यादा छाया होनी चाहिए और ना ही कम छाया होनी चाहिए, उनमें पर्याप्त जो इलायची होती है उसमें छाया होनी चाहिए। छाया देने वाले वृक्षों की समय समय पर छटाई की जाती है और छाया का स्तर लगभग 50 से 60% बनाए रखना उचित माना जाता है। उचित छाया से मिट्टी में नमी बनी रहती है और इसमें पौधों की वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट फिर इसी का एक भी भाग आता है कि प्याज में बोल्टिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। बोल्टिंग क्या होती है कि प्याज में समय से पहले जो पुष्प डंठल होते हैं वो निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके छोटे जो क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 लाइन वाले में, उसमें भी आपके पूछा जा सकता है कि बोल्टिंग क्या होती है। तो ये प्याज से संबंधित होती है। प्याज में समय से पहले जो पुष्प डंठल निकल जाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। और ये एक अवांछनीय शारीरिक विकार होता है और कम तापमान के प्रभाव से बोल्टिंग जो होता है वो अधिक होता है, यानी कि तापमान जो होता है यदि कम है तो बोल्टिंग की जो क्रिया होती है या जो ये विकार होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अधिक उम्र के पौधे लगाने से भी बोल्टिंग बढ़ सकती है। बोल्टिंग होने पर अच्छे बल्ब जो होते हैं वो नहीं बनते, यानी कि जो प्याज होता है उसकी उपज जो होती है वो कम हो जाती है और उसके साथ ही उसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता जो होती है वो भी प्रभावित होती है। उचित समय पर बुआई करके इसको कम किया जाता है, यानी कि बुआई जो होती है वो समय पर करनी चाहिए। बोल्टिंग प्रतिरोधी किस्मों का भी उपयोग जो होता है वो लाभदायक होता है, यानी कि इसकी जो बोल्टिंग जो होती है उसके रेसिस्टेंट वैरायटी भी हम उसमें उपयोग कर सकते हैं, वो भी बेनिफिट देती है, लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, जीरा का उत्पादन तकनीक का वर्णन करना, यानी कि जीरा के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि जीरा जो है वो एक महत्वपूर्ण बीजीय मसाला फसल है, यानी कि इसके बीजों का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसके लिए शुष्क और ठंडी जलवायु जो होती है वो उपयुक्त मानी जाती है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसमें उपयुक्त रहती है। भूमि को अच्छी तरह से तैयार करके इसमें बुआई करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनाकर नहीं दिए गए हैं, लेकिन यदि आप एग्जाम में ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको पॉइंट बना के लिख के आना है। जैसे कि यहाँ पे आ गया कि इंट्रोडक्शन में आपने लिख दिया कि जीरा एक महत्वपूर्ण बीजीय मसाला फसल है। जलवायु में आपको लिखना है शुष्क और ठंडी जलवायु होगी। मिट्टी में आपको अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी। बुआई का समय हो गया आपकी नवंबर माह में इसकी बुआई की जाती है, यानी कि रबी की फसल है तो इसकी जो बुआई होती है वो नवंबर महीने में की जाती है। बीज दर इसकी कितनी होती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। वेराइटियां जो होती है वो 8Z19 होगी, 8Z209 होगी, GC4 होगी, ये सब इसकी वेराइटियां होती है। फसल की को आवश्यकता अनुसार सिंचाई दी जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निराई गुड़ाई करनी होती है। फसल लगभग 110 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि लगभग 4 महीने में ये फसल जो होती है वो पककर तैयार हो जाती है। पौधों के पीले पड़ने पर कटाई की जाती है। औसत जो उपज होती है इसकी वो 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने आपके होंगे जीरा, 8 से 12 क्विंटल, लगभग 10 से 10 क्विंटल आपके यहाँ पे उपज देखने को आपको इसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, जो आपके बड़ा क्वेश्चन आता है कि भिंडी, खीरा, आलू, पत्ता गोभी तथा गाजर के उत्पादन तकनीकों का वर्णन करना है, जिसमें आपको उसकी इम्प्रूव्ड वेराइटियां होती है उसके बारे में बताना है, बीज दर के बारे में बताना है, पोषण और खरपतवार प्रबंधन के बारे में बताना है, हार्वेस्टिंग के बारे में आपको इसमें बताना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिंडी की। तो भिंडी की यदि वेराइटियों की बात करें तो इसमें आती है परभणी होगी, परभणी क्रांति होगी, अर्का अनामिका होगी, वर्षा उपहार होगी, पूसा सावनी होगी और इसकी एक वेराइटी होती है हरभजन, भी इसी की वेराइटी होती है। फिर आता है बीज दर। बीज दर भिंडी में कितनी चाहिए कि यदि आप ग्रीष्म यानी कि यदि आप गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो 18 से 20 यानी बीज दर जो होती है वो बढ़ जाती है। जबकि यदि आप वर्षा ऋतु में यानी कि खरीफ में इसकी खेती कर रहे हैं तो 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर जो होते हैं बीज की आवश्यकता होती है, यानी वर्षा ऋतु में बीज दर कम हो जाती है। जबकि गर्मियों में यदि आप खेती करें तो इसकी जो बीज दर होती है वो डबल हो जाती है।
फिर आता है पोषण एवं खरपतवार प्रबंधन। इसके लिए 20 से 25 टन जो होते हैं वो गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर मिलानी चाहिए। लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम जो पोटाश होता है वो प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के आपको निराई उड़ाई करनी होती है। जो खेत की तैयारी करते हैं उस समय आपको खरपतवार मुक्त कर लेना है खेत को। इसमें आप मल्चिंग वगैरह जो मृदा सोलराइजेशन जो होता है वो आप इसमें कर सकते हैं। इस तरह से आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना होता है। कटाई और उपज की यदि हम बात करें तो बुआई के 45 से 50 दिन बाद तुड़ाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। और यदि हम औसत उपज की बात करें तो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। फिर आता है खीरा। खीरे की यदि हम वैरायटियों की बात करें जिसमें आती है पूसा उदय होगी, पूसा संयोग हो गई, पंथ खीरा वन होगी, ये सब किसकी वैरायटी है? खीरे की वैरायटी होती है। बीज दर इसकी होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोषण और खरपतवार प्रबंधन की यदि हम बात करें तो 60 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम आपको फास्फोरस और पोटाश इसमें डालना होता है। निराई गुड़ाई करके आप इसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग और उपज की यदि हम बात करें तो 10 से 15 दिन बाद इसकी तुड़ाई की जाती है। और फल बनने के यानी कि बुआई की नहीं बात हो रही यहाँ पे, जब फल बनने लग जाए उसके 10 से 15 दिन बाद इसमें कटाई तुड़ाई की जाती है। औसत उपज इसमें लगभग 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है किसकी? खीरे की। फिर आता है आपके नेक्स्ट आपके आता है आलू। आलू की वैरायटियों की यदि हम बात करें तो कुफरी ज्योति हो गई, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज और कुफरी चंद्रमुखी किसकी वैरायटी है? आलू की ये वैरायटी होती है। जो बीज दर होती है वो 25 से 30 क्विंटल बीज कंद प्रति हेक्टेयर जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। यानी कि इतने क्विंटल जो बीज कंद होते हैं, यानी कि इसमें बीज नहीं होते हैं, जो बीज कंद होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जो कि 25 से 30 क्विंटल होने चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। पोषण एवं खरपतवार प्रबंधन जो होता है इसमें 20 से 25 टन गोबर की खाद मिलाई जाती है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम इसमें पोटाश दिया जाता है। अर्थिंग अप और निराई गुड़ाई की जाती है, यानी कि खरपतवार नियंत्रण भी किया जाता है। अर्थिंग अप इसमें मुख्य रूप से किया जाता है ताकि जो कंद बनते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा बने, उनको बढ़िया जगह मिल सके, जड़ों का अच्छा विकास हो सके। और कटाई और उपज की बात करें तो 90 से 120 दिन में फसल जो होती है वो आपकी तैयार हो जाती है। यानी कि 3 से 4 महीने में आपके आलू की जो फसल होती है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो 250 से 350 क्विंटल उपज आपके इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके आता है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की वैरायटियों की यदि हम बात करें तो गोल्डन एकर हो गई, पूसा ड्रम हेड हो गया, प्राइड ऑफ इंडिया हो गई, ये सब किसकी वैरायटी होती है? केबेज की, यानी कि पत्ता गोभी की वैरायटी होती है। सीड रेट इसकी होती है 500 से 600 ग्राम बीज जो होते हैं प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते हैं। पोषण और खरपतवार प्रबंधन की यदि हम बात करें तो 120 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम इसमें फास्फोरस और पोटाश जो होता है प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और कटाई और उपज की बात करें तो जब सिर कठोर हो जाए तब कटाई इसमें की जाती है। और औसत उपज की बात करें तो 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। नेक्स्ट आपके आता है गाजर। गाजर की वेराइटियों की यदि हम बात करें तो पूसा केसर हो गई, पूसा यमदग्नि हो गई और नैन टेस्ट जो होती है वो इसी की वेराइटी होती है। किसकी? कैरेट यानी कि गाजर की वेराइटियां होती है। बीज दर होती है 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोषण और खरपतवार प्रबंधन इसके लिए 15 से 20 टन आपको गोबर की खाद देनी होती है। और 80 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम आपको फास्फोरस और पोटाश इसमें देना होता है। नियमित निराई गुड़ाई करनी होती है। कटाई की बात करें तो 90 से 120 दिन बाद गाजर की आपको कटाई करनी होती है। उपज जो होती है वो 200 से 300 क्विंटल आपके प्रति हेक्टेयर उपज आपको इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शारीरिक विकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिनमें पहला क्वेश्चन आप इसमें कुछ पॉइंट दिए होते हैं, अलग अलग दैहिक विकार इसमें आपके शारीरिक विकार जो होते हैं वो दिए गए होते हैं अलग अलग फसलों में। उनको आपको बताना है कि ये किसके कारण होता है और कौन सी फसल में ये होता है। तो सबसे पहला आता है टमाटर और तरबूज में बोलोसम एंड रूट रोग। ये किसके कारण होता है? ये कैल्शियम की कमी से होने वाला शारीरिक विकार है। इसमें क्या होता है कि फल के निचले भाग में काले धब्बे बन जाते हैं। कि जो टमाटर होता है या जो तरबूज जो होता है उनमें क्या होता है कि जो फल होता है उसके निचला भाग जो होता है उसमें काले धब्बे बन जाते हैं। किसके कारण ये होता है? कैल्शियम की कमी के कारण ये होता है। और क्या होता है? अनियमित सिंचाई जो होती है वो इस समस्या को बढ़ा सकती है, यानी कि अनियमित सिंचाई से समस्या बढ़ सकती है।
इसके लिए आपको संतुलित उर्वरक देने होते हैं, कैल्शियम स्प्रे से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आता है फूल गोभी में ब्राउनिंग। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है बोरोन की कमी के कारण ये ब्राउनिंग होती है। जिसमें क्या होता है, जो कर्ड जो होता है, फूल गोभी का जो फल होता है, जो कर्ड जिसे हम कहते हैं, उस पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके लिए आपको बोरोन की कमी, यदि किसी भी में भी हो बोरोन की कमी, तो उसके लिए आपको बोरेक्स का स्प्रे करना होता है। फिर आता है कुकुरबिटेस में फल फटना। ये किसके कारण आती है? अनियमित सिंचाई फल फटने का प्रमुख कारण है। फल की वृद्धि अचानक बढ़ने से छिलका फट सकता है। समान नमी बनाए रखने से समस्या जो होती है वो कम होती है। फिर आता है मूली में पिथीनस। ये किसके कारण होता है? कि जड़ों में स्पिंजन स्पीजीपन बनने को पेथिनस कहते हैं। अधिक परिपक्वता के कारण ये मुख्यतः देखने को मिलता है। समय पर खुदाई करके इसे बचा जा सकता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती है, यदि हम उसको जो मूली होती है उसको हम सही समय पर, जब वो परिपक्वता अवस्था में आ जाती है, तब हम उसको नहीं निकालते हैं, तब ये समस्या आपको देखने को मिलती है किसकी? पिथीनस की। नेक्स्ट आपके आता है हल्दी में प्रकंद फटना। यानी कि हल्दी में जो प्रकंद जो होता है उसका फटना। अनियमित नमी तथा पोषण असंतुलन के कारण प्रकंद जो होते हैं वो फट जाते हैं। इससे उपज और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। नियमित सिंचाई और संतुलित पोषण से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके आता है जिसमें मसालों के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से मसाले? कि काली मिर्च हो गया, अदरक, दालचीनी, इमली के उत्पादन तकनीकों का आपको इसमें वर्णन करना होता है। जिसमें सबसे पहला आता है काली मिर्च। काली मिर्च में आपको क्लाइमेट और सोइल के बारे में बताना है कि इसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, कैसे इसके लिए मृदा होनी चाहिए। तो काली मिर्च के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु जो होती है वो सबसे उपयुक्त रहती है। यानी कि वार्म और जो ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए पर्याप्त रहता है। इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त मानी जाती है, सर्वोत्तम इसके लिए होती है। वेराइटियों की यदि हम बात करें तो पिन्योर 1 होगी, पिन्योर 5 होगी, करीमुंडा जो होती है वो सब इसकी वेराइटी होती है किसकी? काली मिर्च की। प्रोपोगेशन और प्लांटिंग की यदि हम बात करें तो इसमें जो प्रवर्धन जो होता है, प्रोपोगेशन जो होता है, वो कटिंग के द्वारा होता है और कटिंग को सहारा वृक्षों के पास लगाया जाता है। इसके बाद आता है सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन। आवश्यकता अनुसार आपको इसमें सिंचाई करनी चाहिए। गोबर की खाद और संतुलित उर्वरक जो होते हैं उनका हमें इसमें प्रयोग हमें करना होता है। कटाई एवं उपज की बात करें तो जब फल गुच्छे पकने लगे तो कटाई की जाती है। और औसत उपज की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल जो होती है सूखी काली मिर्च जो होती है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके आता है अदरक, जिसे हम कहते हैं जिंगर। इसकी जो जलवायु और क्लाइमेट सॉरी जलवायु और मृदा की यदि हम बात करें तो इसके लिए आर्द्र और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी वही जो काली मिर्च के लिए आवश्यक होती है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट। मिट्टी भी इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जैविक पदार्थों की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। उन्नत वेराइटियों की यदि हम बात करें तो जिसमें आती है सुप्रभा होगी, सुरभि होगी, वर्धा होगी, रियो डी जेनेरो, ये सभी इसी की वेराइटियां होती है। प्रवर्धन और रोपण की बात करें तो प्रखंडों द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जाता है। और बुआई वर्षा ऋतु के समय प्रारंभ की जाती है। इनकी जब वर्षा ऋतु होती है तब इसकी बुआई जो होती है वो शुरू की जाती है। पर्याप्त नमी बनाए रखना होता है। गोबर की खाद और एनपीके उर्वरकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। फसल के 7 से 8 माह में तैयार हो जाती है। यानी कि 7 से 8 माह बाद ये जो हल्दी होती है वो तैयार हो जाती है। औसत उपज जो होती है 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी औसत उपज होती है। फिर आता है दालचीनी। दालचीनी के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म और आर्द्र, यानी कि सेम जलवायु होनी चाहिए। वार्म और ह्यूमिड, मिट्टी भी सेम होनी चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। वेराइटियां की कौन कौन सी होती है? नवश्री होगी, स्नेहला होगी, कोनोकारा होगी, ये सभी इसकी वेराइटियां होती है किसकी? दालचीनी की। बीज एवं कलम द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है। पौधों को मानसून के समय लगाया जाता है, यानी कि जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है तब। आवश्यकता अनुसार इसमें सिंचाई की जाती है। गोबर की खाद और जैविक खाद का प्रयोग करना इसमें लाभदायक होता है। कटाई और उपज की बात करें तो 2 से 3 वर्ष बाद छाल प्राप्त करने हेतु कटाई की जाती है। यानी कि ये जो दालचीनी होती है इसमें क्या है कि 2 से 3 वर्ष बाद इसमें छाल प्राप्त करने के लिए कटाई की जाती है। सूखी छाल ही व्यापारिक उत्पाद होती है। फिर आता है इमली। इमली के लिए जलवायु और मृदा कैसी होनी चाहिए? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए और मिट्टी में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में इसको उगाया जा सकता है। इमली का जो पौधा होता है वो काफी बड़ा भी होता है।
उन्नत वैरायटियों की यदि हम बात करें तो PKM1 होगी, उरिगम होगी और प्रताप इमली जो होती है वो इसकी प्रमुख वैरायटियाँ होती है। प्रवर्धन जो होता है वो बीज द्वारा भी होता है और कलम द्वारा भी इसमें प्रवर्धन देखने को मिलता है। कलमी जो पौधे होते हैं यानी कि जिनका ग्राफ्टेड जो प्लांट होते हैं वो प्राथमिकता दी जाती है इनको। और सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन की यदि हम बात करें तो समय की स्थापना के समय सिंचाई आवश्यक होती है और गोबर की खाद और उर्वरक जो होते हैं एनपीके वगैरह जो होते हैं उनका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है कटाई और उपज यानी कि फलियां पूर्ण पकने पर इसको तोड़ी जाती है और एक विकसित वृक्ष से 100 से 200 किलोग्राम फल जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी आज की जो क्लास थी जिसमें हमने चर्चा की ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस साल भी रिपीट हो सकते हैं। इनमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। जो लास्ट के क्वेश्चन जो है जिनमें हमने विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ा और जो स्टार्टिंग का जो 1 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें छोटे क्वेश्चन थे 2 से 3 लाइन वाले, तो वो भी सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आपने क्लास यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल गए हैं जो आपके इस साल भी क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको पुराने पेपर हो गए, गेस पेपर हो गए, इन सब की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथी।